नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। हमारे साथ है अजय चांदेकर सर, जो कि न्यूज़ एडिटर, चीफ न्यूज़ एडिटर है। और सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि लोकसभा 2024 के जो चुनाव के नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं, और महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन है उसने जो है वो एनडीए पर काफ़ी बढ़त बना ली है। तो सर से ही पूछते हैं कि इसके पीछे क्या क्या रीज़न रहे, क्या जो मोदी जी के जो नेता उनका बड़बोलापन था या कुछ और। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ इस बारे में बताइए। जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जो मुद्दे पर लोकसभा चुनाव हुआ था, जो एनडीए ने लेकर चला दी 400 सीट हम जीतेंगे और 400 सीट हमारे पूरे पूरे देश में आएंगे, मगर वो जो नैरेटिव उन्होंने चलाया था उसमें भी फेल हो गए। वो नैरेटिव लोगों तक पहुंच नहीं पाई। और जो नैरेटिव इंडिया आघाड़ी ने चलाई थी उनके खिलाफ में कि जैसा संविधान बदल सकता है अगर 400 सीट उनको मिलती है, दूसरे किसानों के मुद्दे थे, महंगाई के मुद्दे थे, रोज़गार के मुद्दे थे, ये सारे मुद्दे वो टैकल नहीं कर पाए उनको, और उसको वो जवाब दे नहीं पाए। और वहाँ पे एनडीए कम गिर गया। लोगों में नाराज़गी थी, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ में थी। जो पार्टियों को लेके साथ में चले थे महाराष्ट्र में, जैसे उन्होंने पहले शिंदे गुट को साथ में लिया महाराष्ट्र में, उसके शिवसेना तोड़ के, उसके बाद में उन्होंने एनसीपी से शरद पवार के भतीजे को, अजित पवार को तोड़ के उन्होंने साथ में अपने ले लिया, एनसीपी को तोड़ दिया। तो ये सारे मुद्दे उनके खिलाफ में गए। लोगों के बीच में नाराज़गी थी, महाराष्ट्र के लोगों के बीच में। महाराष्ट्र के लोगों को ये पसंद नहीं आया कि इन्होंने पार्टी, अगर एनडीए, अगर लोगों की सोच ऐसी थी कि अगर एनडीए अगर 400 सीट ला रही है, अगर बीजेपी 400 सीट ला रही है, तो इनको अजित पवार को साथ में लेने की ज़रूरत क्या थी। उनको अशोक चौहान के पर आरोप किया गया कि वो भ्रष्टाचारी है, और दूसरे दिन हमने देखा कि वो बीजेपी के साथ में थे, बीजेपी के वो स्टेज पर दिखाई दिए गए, मोदी जी के साथ में दिखाई दिए गए। तो राइट, तो ये लोगों के बीच में लोगों ने ये बातें सोची कि अगर 400 पार होना था तो इनकी ज़रूरत नहीं थी, तो ये साथ में क्यों जा रहे। तो ये मुद्दे उनके खिलाफ में गए। जो पार्टी तोड़नी थी, सहानुभूति थी उद्धव ठाकरे के साथ में और शरद पवार के साथ में, सहानुभूति थी लोगों की, महाराष्ट्र के लोगों की। और ये सारे जो मुद्दे थे, कि मेन तो मुद्दा था आपका संविधान बदलने का मुद्दा, जो लोगों के बीच में तक पहुंचा पाने में कामयाब रही इंडिया आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी। उसके साथ में जो महंगाई का, रोजगार का मुद्दा था, मराठा आंदोलन काफ़ी उनके खिलाफ में गया। और मराठा जो प्याज का भाव देखोगे, निर्यात का जो भाव था प्याज का भाव नहीं मिल रहा था। उसके बाद में कॉटन का उनको भाव नहीं मिल रहा था। महाराष्ट्र किसान उनके विरोध में थे, किसानों में काफ़ी रोष था एनडीए को लेके, बीजेपी को लेके। ये सारे मुद्दे उनके खिलाफ में गए हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए उनको बढ़त मिल पाई महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र की जनता ने महाविकास आघाड़ी को ये मुद्दे पे साथ महाविकास आघाड़ी के दी। अगर आप देखोगे कि जो कैलकुलेशन देखते हो, तो महाविकास आघाड़ी बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में आ गए हैं। जो आपके पास स्टैटिस्टिक हो गए, तो आप बताइए कि प्रेक्षकों को क्या आपके स्टैटिस्टिक आए हैं। जी सर, यहाँ पर सर जैसे कि हमारे पास महाविकास आघाड़ी 150 तक जो है प्लस तक जो गई है, और जबकि इंडिया महाआघाड़ी का जो है 125 पे सिमट कर रह गई है। सर, यहाँ आगे चलते हैं और थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए कि कहीं ना कहीं इन्होंने आरक्षण खत्म कर, जो मंडल कमीशन लेके आया था, SC ST OBC, कहीं ना कहीं वो असंतोष की भाव, उस वजह से भी सर इस चुनाव पर, जो लोकसभा चुनाव, उस पर क्या असर सर, थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए। जी देखिए, संविधान का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा था। ये संविधान बदल जाएगा, तो लोगों को बीच में एक नाराज़गी थी। और जो ओबीसी लोग, देखिए ओबीसी जो है, बीसी है, जो एसटी एनटी, इनके लोगों में भी एक डर का माहौल था कि अगर आरक्षण को ख़त्म किया जाता है, अगर संविधान को ख़त्म किया जाता है, तो आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले लोग, वो खतरे में पड़ सकते हैं ना। महाराष्ट्र का संविधान, महाराष्ट्र के लोग खतरे में पड़ सकते हैं, महाराष्ट्र खतरे में पड़ सकता है। ये मुद्दा था, रोजगार था, किसान आंदोलन था, मराठा मुद्दा था। इसलिए देखोगे कि सारे क्षेत्र जो हमारे जो 5 विभाग महाराष्ट्र के, उत्तर महाराष्ट्र हो गया, पश्चिमी महाराष्ट्र हो गया, विदर्भ हो गया, मराठवाड़ा हो गया, मुंबई और कोकण हो गया, ये सारी जगह पे पिछड़ा गया है। महायुति को पिछड़ दी गई है सारे क्षेत्र। देखोगे 2 ही जो क्षेत्र है जहाँ पे कोकण देखोगे, तो कोकण में बीजेपी को और एनडीए को उनको यहाँ पे सक्सेस मिला है। तो वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे कुछ सीटों पे, वहाँ विधानसभा क्षेत्रों पे एनडीए आगे है, और दूसरा कोकण में आगे, दूसरा उत्तरी महाराष्ट्र में आप देखते हो कि एनडीए आगे है, बराबर। मगर बाकी सभी क्षेत्रों में देखेगा, आप पश्चिमी महाराष्ट्र में देखोगे, आप मराठवाड़ा में देखोगे, विदर्भ में जो गढ़ रहा है, कभी भी बीजेपी का गढ़ रहा है, वो वहाँ पे गढ़ में सेंध लगाने में महाविकास आघाड़ी कामयाब होगी। और कई आगे है महाविकास आघाड़ी, देखोगे तो कई आगे, लगता है कि लगभग 160 सीट पर महाविकास आघाड़ी विधानसभा क्षेत्र में लीड कर रही है, और लगभग 127 से 125 सीट पे महायुति लीड कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने राजनीतिक विश्लेषकों से बात किया, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो जानकार है, जो राजनीति को नज़दीक से जानते हैं महाराष्ट्र के, उनका ऐसा कहना है कि
ये लगभग ये जो सीट हम दिखाई गई है महाविकास आघाड़ी की जो आने वाले विधानसभा क्षेत्र, अगर ये ट्रेंड अगर रहा, जिस ट्रेंड से वोटिंग हुआ है, जिस ट्रेंड से ट्रांसफर हुए हैं, जो वोट उद्धव ठाकरे के वोट, कांग्रेस को वोट और एनसीपी के शरद पवार गुट के वोट जो एक दूसरे को ट्रांसफर है सारे विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में, अगर ये ट्रेंड बना रहा अगर आने वाले दिनों में विधान जो लगभग 3.5 महीने में आने वाली विधानसभा होने वाली महाराष्ट्र की, ये अगर ट्रेंड बनता है तो ऐसा लगता है कि लगभग महाविकास आघाड़ी 165 से 170 सीट तक जा सकती है। और मुझे लगता है कि जहाँ पर महायुति लगभग 120 और 125 पर सिमट के रह सकती है। ऐसे ही लगभग आने वाले आसार बता रहे हैं। जी सर, यहाँ पर जैसे होता है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, अगर आने वाले दिनों में जो जितने विधायक टूट टूट के गए हैं सर, क्या ये वापस इंडिया अलायंस से मतलब जो एनडीए में गए थे, क्या वो वापस आएंगे अलायंस में? ऐसा कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए। अभी आपने देखा होगा 2 दिन में जो बड़े बड़े डेवलपमेंट हुई है, जो मीटिंग है शिवसेना गुट की, शिंदे गुट की जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद में जो एनसीपी अजित पवार गुट की जो मीटिंग हुई थी उसमें काफ़ी नाराज़गी देखी गई ना। तो वहाँ पे शिवसेना के विधायकों ने अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री है उन पे आरोप लगाया कि हमको निधि नहीं मिल पाती, हमको फंड्स नहीं मिल पाता है, हमारे काम नहीं हो पाए, हम हो नहीं पा रहे। तो ये आरोप लगाए, वही आरोप सेम आरोप जब महाविकास आघाड़ी की सरकार, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वही आरोप लेकर शिवसेना ने अपने शिंदे गुट अलग हो गया था और उन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरा दी थी। वही मुद्दे फिर से आ रहे हैं, वो नाराज़गी दिखाई दे रही है शरद पवार एनसीपी के अजित पवार को लेकर कि फंड नहीं दिया जा रहा है, निधि हमको नहीं मिल रही, हमारे काम नहीं हो रहे, राइट। और अब देखोगे तो अजित पवार गुट भी नाराज़ है बीजेपी के ऊपर और शिंदे गुट के ऊपर, तो ये अंदरूनी उनकी लड़ाई चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो सीट्स है, जो बड़े बड़े कद्दावर नेता जो महाराष्ट्र के, उनकी सीट खतरे में है। विधानसभा जो विधायक है, कद्दावर विधायक है, जो उनकी सीट खतरे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो भी उनको डर है उनके दिलों में कि जैसे लोकसभा में बड़े बड़े दिग्गज लगभग 3 मंत्री हार गए केंद्र के, महाराष्ट्र के अंदर, तो आने वाले सीट में जो महाराष्ट्र के मंत्री, उनको भी हार का सामना करना पड़ सकता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे विधायक, कल स्टेटमेंट आई थी शरद पवार गुट से कि हमारे संपर्क में अजित पवार गुट के लगभग 18 से 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं। वैसे ही संजय राउत ने भी बोला था शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे गुट से, कि हमारे जो विधायक जो गए थे 40 विधायक, उसमें से आधे से ज़्यादा विधायक हमारे संपर्क में, वो चाहते कि हम हमारे पास भी वो वापस आए हमारे पक्ष पार्टी में। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग वापसी कर सकते हैं, अपने घर वापसी कर सकते हैं, जैसे एनसीपी के शरद पवार के पास में उनके लोग आ सकते हैं। और इंटरनली मुझे ऐसा लगता है कि उनका इंटरनली आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है अजित पवार गुट का और शरद पवार गुट का, और एक साथ में दिखाई देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अचंभा होगा आने वाले दिन की शरद पवार और अजित पवार एक साथ में दिखाई दे, इसमें कोई अचंभा नहीं दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ आने वाले होगी, डेवलपमेंट हो सकती है, होने वाली है, और बहुत सारी चीज़ें आगे होगी। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ऐसे ट्रेंड अगर है तो महाविकास आघाड़ी की सरकार फिर से आ सकती है, और फिर से मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी का यहाँ पे मुख्यमंत्री आपको महाराष्ट्र में दिखाई देगा। जी सर। सर यहाँ पे एक और बात हमारे व्यूअर्स के लिए सर, जैसे कि एनडीए का ये रहा है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को जो है और डेवलप कर रही है, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं इससे मतलब जो है थोड़ा सा मेन लीड पार्टी को ख़त्म करने का, ऐसा कुछ आपका क्या इसके ऊपर क्या रुझान है? कुछ नहीं, अगर आप बैकग्राउंड देखोगे, अगर आप उसका इतिहास देखोगे, हिस्ट्री देखोगे, तो कभी भी बीजेपी ने क्षेत्रीय पार्टी को बढ़ाया नहीं। वो साथ में लेकर क्षेत्रीय पार्टी को लेकर चलिए, मगर जहाँ जहाँ पे बीजेपी के साथ क्षेत्रीय पार्टी रहती है वह क्षेत्रीय पार्टी का प्रभाव कम हुआ है राज्य में। आप देखोगे जब 25 साल से शिवसेना के साथ गठबंधन में थी बीजेपी शिवसेना के साथ आगे बढ़ी, और देखो कि बीजेपी आज 25 साल पहले कहाँ थी और बीजेपी का स्टेटस कहाँ पर है। तो क्षेत्रीय पार्टी का मुझे नहीं लगता कि बीजेपी बढ़ाती है। बीजेपी क्षेत्रीय पार्टी के साथ जहाँ जहाँ पर जाती है तो वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी कम होती जाती है। वहाँ पर नीतीश कुमार के साथ में अब देखा गया, और वहाँ पे लोगों ने कि नीतीश कुमार ने इसी के चलते उनके साथ में गठबंधन तोड़ दिया था, उसके साथ में उन्होंने बीजू जनता दल के साथ में वही हुआ। सारी चीज़ें देखोगे कि गठबंधन टूटता गया। अकाली दल के साथ में पंजाब में वही हुआ कि देखा गया कि किसान आंदोलन के खिलाफ में था। और क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी के साथ में देखा गया कि अगर इतिहास देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो क्षेत्रीय पार्टी बढ़ती नहीं है, तो वो कम होती जाती है क्षेत्रीय पार्टी के बाद। तो ये इतिहास, तो क्षेत्रीय पार्टी को भी डर है ना कि जो राज्य की क्षेत्रीय पार्टी, उनको भी डर लगता है कि अगर हम बीजेपी के साथ हम ऐसे चलेंगे, अगर एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ में है, अगर मोदी जी का भी फैक्टर अगर
अगर चलानी है, मोदी जी ब्रांड नहीं चले तो आने वाली विधानसभा में तो मोदी जी ब्रांड नहीं होंगे। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का फेस कौन एनडीए का होगा, महायुति का कौन होगा, महाविकास आघाड़ी का फेस कौन होगा, उसके ऊपर सारी चलेंगे। मुद्दे क्या होंगे, मुद्दे जरूर रखते हैं जो मुद्दे मेन जो लोगों से जुड़े हुए समस्याओं के मुद्दे हैं, जो सुविधाओं के मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं। मराठा आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला आने वाले दिनों में, ओबीसी आंदोलन का बड़ा मुद्दा रहने वाला आने वाले दिनों में, जो किसानों का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला आने वाले। उसको किस तरीके से लोग नैरेटिव लेकर चलते हैं, किस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता है, उस पर सारे डिपेंड आने वाले इलेक्शन होने वाले हैं। सर यहाँ पे अपने शो को आगे खिसकाते हैं, जैसे आपने महाविकास आघाड़ी की बात की, और अगर हमारा महाविकास आघाड़ी से हमारा विधानसभा जैसे 4 महीने में चुनाव है, अगर हम लोग सीएम दिया तो सर कहीं ऐसा नहीं लगता है कि फंडिंग में प्रॉब्लम की, अगर हमारा मतलब केंद्र में सरकार अलग है और अगर मतलब राज्य में सरकार, तो कहीं ना कहीं कोई पेच फंस सकता है या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा देखा गया है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जहाँ पे अगर केंद्र में सरकार अलग है और राज्य में सरकार अलग है तो उसमें कभी कभी दिक्कतें आती हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में, अगर बीजेपी जब स्ट्रांग थी ना, बीजेपी के पास में खुद के 303 सांसद थे और वो अकेली पूरा सरकार चला। अभी सारी चीज़ें बदल गई है ना, तो बदल लेने से क्या हुआ कि बीजेपी के उसमें 240 सीट है, उनके खुद के बलबूते पे वो सरकार नहीं बना पाए, उनको साथ लेना पड़ा है, नीतीश कुमार का साथ लेना पड़ा है, उनको चंद्रबाबू नायडू का साथ लेना पड़ा है, जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी है उनका साथ लेना पड़ा है, तो तब जाके उनके पास में बहुमत मिला हुआ। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि अगर दूसरी पार्टी का कोई क्षेत्रीय पार्टी का अगर कांग्रेस की और महाविकास आघाड़ी के गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो उनको किसी भी चीज़ की दिक्कत आएगी सरकार चलाने में। मुझे ऐसा, उनके पास में अनुभवी जैसे शरद पवार है, उनके साथ में पार्टी को लेके जो समन्वय शरद पवार जिस तरीके से करते हैं महाविकास आघाड़ी में, जो समन्वय शरद पवार ने जो किया है महाविकास आघाड़ी, तो उनका ही फल उनको मिला है ना। वो कम्युनिकेट करते हैं सब लोगों के साथ में, उनका कम्युनिकेशन उद्धव ठाकरे के साथ में अच्छा है, उनका कम्युनिकेशन सोनिया गांधी के साथ में, राहुल गांधी के साथ में अच्छा है, सारे कांग्रेसी नेता के साथ में उनका कम्युनिकेशन अच्छा है। तो अगर ये कम्युनिकेशन बना रहा, ये समन्वय शरद पवार अगर लेकर चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई सरकार चलाने में दिक्कत आ सकती है। जी सर, यहाँ पे आपने मराठा आरक्षण की बात की, तो अगर ये इंडिया अलायंस की सरकार जिसमें महाविकास आघाड़ी की सरकार, तो इससे मराठा आरक्षण कितना मतलब इससे प्रभावित कुछ हमारे? देखिए, मराठा आरक्षण जो मुद्दे को लेकर मनोज जरांगे ने जो उठाया, जो उसका आवाज़ उठाई मराठा के लिए आंदोलन के लिए, तो वो कई मुद्दे अभी बीजेपी को लगने लगा है कि बीजेपी को मालूम पड़ गया ये मुद्दे सही है उनके, जो उन्होंने आवाज़ उठाया था। उनको लगा था ये मनोज जरांगे फैक्टर शायद चलता नहीं चलेगा, उनको लगा कि हमारे पास में मराठी फेस हमने दिए, हमने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जो मराठा कम्युनिटी से आते हैं, हमने अजित पवार जी को मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया जो मराठा फेस है, नहीं बड़े फेस है महाराष्ट्र के। तो उनको लगा था कि नहीं, मराठा लोग पूरी तरीके से, मुझे नहीं लगता कि महाविकास आघाड़ी के साथ में जाएंगे और मनोज जरांगे फैक्टर इतना हमको इफेक्ट नहीं। मगर जब इलेक्शन हुआ तो उनके ये समझ में आया कि किस तरीके से मराठा आंदोलन बहुत बड़ा इफेक्ट उनको पड़ा। अब एक केस हम देखो गए थे, अगर लोकसभा सीट हम बीडी की देखते हैं, पंकजा मुंडे की और बजरंग सोनवणे की देखा, तो वहाँ पे ओबीसी विरुद्ध मराठा आंदोलन, मराठा ऐसे ही वोटिंग हुआ है पूरी तरीके से, और उसमें फायदा मराठा वोटर्स पूरी तरीके से बजरंग सोनवणे के साथ में चले गए और वो वहाँ पे जीत गए। तो पंकजा मुंडे से बड़ी एक नेता है जो महाराष्ट्र की बीजेपी के है, वो वहाँ पे गिर गई है। तो ये अभी उनको ये सीरियसली, अभी बीजेपी सीरियसली इस मुद्दे को ले लेगा। अभी आशीष शेलार ने हाल ही में एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसने बोला कि नहीं, हम उनकी मांगे सही है, ऐसा लगता है मनोज जरांगे के माध्यम से, और उस पर हमको विचार करना पड़ेगा। जी सर, अभी सर जैसे कि आपने बताया कि लोकसभा में सर, आने वाली विधानसभा में ये मोदी फैक्टर तो सर काम करेगा नहीं, तो ये अगर महाविकास गठबंधन की सरकार सर कितनी स्ट्रांग हो सकती है सर? क्या चलेगी 5 साल? ये कुछ हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि सर कहीं ना कहीं सब अपनी अपनी खींचतान में सर कुछ रहेंगे। कैसे था पहले कि उनके पास में पूरा बहुमत का आंकड़ा था, मगर उसमें नाराज़गी चल रही थी, सारी चीज़ें थी, बीजेपी के साथ, बीजेपी के उसमें पूरी पावर थी, पूरी सत्ता उनके हाथ में थी ना, कि पूरा बहुमत उनके हाथ में था, तो बीजेपी उनको तोड़ने में कामयाब हो गया था। अभी सीनियर बदल गया ना, बीजेपी के पूरी सत्ता नहीं है, पूरी सरकार नहीं, वो पहले बीजेपी सरकार थी, आज एनडीए सरकार है, तो सरकारें बदल गई है। एनडीए 1 एनडीए 2 था, सॉरी मोदी 1 मोदी 2 था, अभी ये मोदी 3 नहीं है, होकर ये एनडीए हो गया, एनडीए की सरकार है। तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले, अगर महाविकास आघाड़ी को पूरा बहुमत अगर महाराष्ट्र में मिलता है, जो ट्रेंड अगर देखा हमने, जो देखा गया, तो इसी तरीके से अगर चलता है, अगर महाविकास आघाड़ी को पूरा लगभग 165, 160, 170 सीट अगर मिलती है, तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी तरीके का उनको तकलीफ होगी सरकार चलाने में, और किसी भी तरीके का उनको धोखा होगा। सर चलते चलते जैसे एक और कि मतलब लोगों का क्या मतलब व्यू है उस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को? दर्शक सोचते हैं, दर्शकों ने जो महाराष्ट्र की जो वोटर्स है, तो
तो उन्होंने तो ऑलरेडी अपना जो वोटिंग है अपना जो था वो ऑलरेडी डाल दिया जी सर। लोकसभा में। तो उसकी जो रिजल्ट है हमने देखा हुआ है ना कि किस तरीके से उन्होंने महाविकास आघाड़ी के पलड़े में अपना वोट डाला हुआ है, उनको उन्होंने चुन के दिया हुआ है। तो आने वाले विधानसभा क्षेत्र में देखते हैं कि क्या होता है। अगर इसी ट्रेंड से, मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर इसी ये ट्रेंड अगर चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि महाविकास आघाड़ी अगर एक साथ रही बनी रही तो उनको किसी भी तरीके की दिक्कत होगी, कठिनाई होगी सरकार बनाने में आने वाले दिन में। और उनकी सरकार चुन के मतलब उनके विधायक ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आ सकते हैं महाराष्ट्र में। थैंक यू सो मच सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे जो है ज्वलंत मुद्दों पे बातचीत के लिए। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। हमारे साथ थे न्यूज़ एडिटर सर अजय चांदेकर। एक बार फिर हाजिर होगी देश दुनिया से जुड़ी तमाम नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं विदा दीजिए। नमस्कार।